सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पे बातचीत होती है। सबसे पहले पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है पूनिया जी। जी, जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करते हैं खबरों का। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सीरिया से ये खबर आ रही है। कुछ समय पहले भी वैसे ये व्यक्ति चर्चा में आए थे, बशर अल असद, जो देश छोड़ के भाग गए थे, सीरिया को छोड़कर भाग गए थे जब कठिन परिस्थितियां बन गई थी। और अब इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। कौन-कौन से क्राइम इन्होंने बड़े किए हुए हैं, वैसे ये तो सारी दुनिया जानती ही है कि इन्होंने तानाशाही की है सीरिया के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक। देखिए, गुरप्रीत, सीरिया की एक अदालत ने आज मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई गई। बशर और माहिर दिसंबर 2024 में, आपको ध्यान हो, सरकार गिरने के बाद रशिया भाग गए थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण भी दी। दोनों की गैर मौजूदगी में उनको सजा सुनाई गई। अतीफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को कैदी की वर्दी में पहनाकर पिंजरे में कोर्ट लाया गया है। खैर, अतीफ के आदेश के बाद सीरिया में गृह युद्ध भड़का था। अतीफ नजीब सीरियाई सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। 2011 में वे दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख भी थे। खैर, असद सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक हैं, जिन जिन पर अदालत में मुकदमा चला। खैर, देखिए, जो गृह युद्ध चला सीरिया में 14 साल तक चला, और इसमें ये अलग अलग, आप कह सकते हो कि अरब स्प्रिंग से प्रेरित होकर एक आंदोलन चला। उसमें अलग अलग विश्लेषण हुए। ये भी कहा गया कि ये जो आंदोलन है, ये अमेरिका समर्थित है। जी, और असद को, हालांकि रशिया का, आपको पता है कि रूस का साथ मिलता रहा। तो खैर, 14 साल ये आंदोलन चला। उस आंदोलन में आपको पता है कि बहुत सारे लोग मारे गए। उसमें फिर सीरिया में एक इलाका पड़ता है रोजावा। वहां से मेरे कई दोस्त भी हैं रोजावा से, और वो कुर्दिश नेशनलिस्ट हैं। कुर्दिस्तान की जी, डिमांड के लिए वो लड़ते हैं। तो ये जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स थे, उनको कुर्दिस्तान की डिमांड करने वाले रोजावा के इलाके के कुर्दों का भी साथ मिला। खैर, जी, दिसंबर 2024 में तकरीबन 53 साल पुराना राज खत्म हुआ है, और विद्रोहियों ने 2024 में कब्जा किया दमस्कस में, और दमस्कस की जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया। जी, हाँ, दमस्कस 1971 से ही, आपको पता हो तो, असद परिवार के कब्जे में रहा है। अभी रूस और ईरान के का साथ भी असद की सरकार को था, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि ये सत्ता असद नहीं बचा पाए, क्योंकि तुर्की हो या फिर और भी कई ऐसे इलाके हों, जैसे इदलिब हो गया, ये सब दमश्कस में जो आंदोलनकारी थे उनका साथ दे रहे थे। तो सीरिया के आपने बहुत सारे फोटोज आपने देखे होंगे, जिसमें बड़े खतरनाक, आपको पूरे शहर दिखेंगे, खंडरों के खंडर बने हुए। और जी। खैर, अभी तो यही है कि फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन पकड़ में तो है नहीं। रशिया में वो लोग मौजूद हैं। जी। देखो कैसे पकड़ में आते हैं या फिर रशिया उनको कितना समय और देखिए अपनी। गुरप्रीत, जी, 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 जियोपॉलिटिकली मुझे एक एक बात ये भी लगती है कि जी, छोटे छोटे मुल्कों में तख्ता पलट बहुत जल्दी भी हो जाता है। हालांकि जी, ये तो बिल्कुल। काफी, सीरिया में तो काफी वक्त लगा, क्योंकि ईरान में आपको पता है कि खामेनेई का भी सपोर्ट था ईरान के, हिजबुल्लाह भी सपोर्ट करता था असद को, रशिया भी सपोर्ट करता था। तो जी, बात यहाँ तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में आप देखिए कि फांसी की मांग, नेपाल में आप देखिए, आपको ध्यान हो कि श्रीलंका में जब क्रांति हुई तब भी भागना पड़ा। तो
तो छोटे-छोटे मुल्कों के साथ दिक्कत ये होती है कि जैसे ही तख्ता-पलट होता है तो वहाँ पर जो मौके के राष्ट्रपति होते हैं, उनको या प्रधानमंत्री होते हैं, उनको मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा, लोग भीड़ लिंच करके मार देती है। इस किस्म की घटनाएँ बहुत होती हैं। अब बात ये है कि क्या ये चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक होती हैं जैसी दिखाई जाती हैं, छोटे-छोटे मुल्कों में जो क्रांतियाँ होती हैं? मुझे लगता है नहीं होती। उसका एक एक कारण ये है कि आप बांग्लादेश का मामला हो, और भी कई मामले हों, इवन इस सीरिया का भी मामला हो, बांग्लादेश और सीरिया के मामले में सीआईए का जो रोल रहा है या फिर इज़राइल का जो रोल रहा है, वो आपको हमको मतलब आपको और हमको सच्चाई पता है। तो ये बड़ा इतना आसान भी नहीं है। हालाँकि बड़े मुल्कों में ये सब होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर आर्मी का नंबर और एक उस ज्योग्राफिया बहुत बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो जी, आप देखेंगे कि छोटे मुल्कों में बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी होता है और वो भी बाहरी ताकतों का एक रोल साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो सीरिया को बहुत ऐसे प्लेन शब्दों में समझे जाना कि प्रो डेमोक्रेसी समर्थक आ गए और उन्होंने बशर अल असद को फांसी की सजा सुना दी है, वो भाग गया है। ये बहुत साधारण विश्लेषण हो जाएगा। हाँ, पिछले कुछ सालों से सीरिया बड़े अजीब किस्म के फेज से गुजर रहा था। ये आप देखेंगे तो इस पार्टी का नाम भी बाथ पार्टी ही था। आपको मैं इराक की तरफ भी ले चलूँगा। थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि वेस्ट जी, एशिया में और इस सारे रीजन को समझने के लिए थोड़ी लंबी बात होनी चाहिए। तो बिल्कुल। बशर अल असद आपको पता है कि बाथ सोशलिस्ट पार्टी के ही मेंबर रहे हैं। बाथ पार्टी ही इराक में थी। इराक में सद्दाम हुसैन की पार्टी का नाम भी बाथ पार्टी था। तो अब जी, इराक में भी आपको पता है कि चीज़ें कैसे घटनाक्रम हुए। इराक के युद्ध के को लेकर भी, गृह युद्ध को लेकर भी बहुत सारी आलोचनाएँ, बहुत सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो बहुत मतलब इतना आसान नहीं है इन सब का विश्लेषण करना, इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। बिल्कुल, जी। हम इससे आगे बढ़ें तो अभी खबर भारत की से शुरुआत करते हैं आगे। राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया था और नड्डा ने आगे से जवाब दिया है कि गोली नहीं चली है। वैसे अभी तक तो अमित शाह बच ही रहे हैं सारा इस सारे पर मुँह खोलने से तकरीबन पहले तो हमने देखा कि सदन में भी बच-बचा के ही वो निकलते रहे, सामने नहीं आए। लेकिन कब तक ऐसे चलता रहेगा? जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए गुरप्रीत 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो मतलब इसका विश्लेषण कैसे हो? कैसे इसको हम किस तरीके से इसके ऊपर बात कर सकते हैं? इसको इस बात पे ऐसे बात कर सकते हैं कि हमारी हालाँकि इस खबर को हमें पहले लेना चाहिए था। जो अगली खबर है, जिसमें आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जी, वो भी संसद साथ मार्च में ही से ले लेते हैं इसके कि हाँ, आरटीआई में भी वो खुलासा हुआ है। हाँ। वो खुलासा क्या है? वो भी तो अमित शाह को ही चैलेंज करेगा। हाँ, हाँ, तो वही तो उसी के बीच में मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं। आरटीआई हुँ, के खुलासे में सामने आया है और सिर्फ 2 अस्पतालों में लेडी हार्डिंग अस्पताल में और सफदरजंग अस्पताल में ये आरटीआई लगाई गई थी। टीएमसी के पूर्व सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने ये आरटीआई लगाई। उसमें ये जवाब आया कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में 9 और सफदरजंग अस्पताल में 1 घायल मिलने की पुष्टि है और उनको पेलेट गन लगी हुई थी। मैं हमारे साथी जो आउटलुक के पत्रकार हैं, उनकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कुछ दिन पहले। उनके बिल्कुल, शरीर में भी बिल्कुल। परमानेंटली 25 से 30 जो लोहे के पेलेट गन्स हैं, छर्रे हैं, वो मौजूद रहेंगे। एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि जो अगर हम इन छर्रों को छोटे-छोटे छर्रों को, लोहे के छर्रों को निकालने की कोशिश करेंगे, तो जो विधि है, वो और भी ज़्यादा पेनफुल होगी। तो ख़ैर 10 लोग कम से कम 10 लोगों के घायल होने की पेलेट गन से वो तो पुष्टि हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो लगातार अमित शाह से जवाब माँग रहे हैं, वो इन पेलेट गन्स को लेकर के मामले को लेकर मार रहे हैं। बिहार में AK-47 से एक पुलिस के जवान ने 3 राउंड फायरिंग भी की है, तो गोली भी चली है। तो ख़ैर जी, इसको इसी को लेकर अपोजिशन पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट में भी आमने-सामने है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि नहीं-नहीं कोई गोली नहीं चली है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या अमित शाह के ने आदेश दिया। तो ये बड़ा बड़ा अजीब है। पिछले कह सकते हो कि 20 जुलाई से लेकर अब तक का अपन देखें तो 20 दिन होने को हैं, 20-21 दिन हो गए हैं लगातार इस बात पे कांग्रेस अपन कह सकते हैं कि इसको मुद्दा बना रही है
तो खैर राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर कहा था कि वे गृह मंत्री हैं, पैलेट गन चलाई गई, छात्रों को कांटे लगे डंडों से पीटा गया, कील लगे डंडों से पीटा गया। सवाल यही था कि अमित शाह स्पष्ट करें कि उन्होंने इसका आदेश दिया था या नहीं। अगर अगर उन्होंने यह आदेश दिया था तो वे हमारे बच्चों पर गोली चलवाने के लिए कसूरवार हैं, और अगर वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है तो वे गृह मंत्री रहने के लायक नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और जो अपोजिशन के जो मेंबरान भी हैं, वो स्पष्ट तौर पर अमित शाह से माफी के लिए लगातार आंदोलन कर ही रहे थे पार्लियामेंट में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और खैर जेपी नड्डा जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी कैबिनेट केंद्रीय मंत्री, वो जी। आजकल चेहरा बने हुए हैं राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। तो वो लगातार कह रहे नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी, कब तक ऐसा कुछ भी नहीं है करके चलाते रहेंगे काम, जवाब इसमें तो आज देना पड़ेगा। जनता की कचहरी है ये तो। बिल्कुल, जवाब तो देना पड़ेगा। आज आप देखिए कि संसद परिषद में भी ये मामला आया। संसद परिषद में जो एनडीए के और यूपीए के, इंडिया अलायंस के सांसद आमने-सामने दिखे। मामला क्या है कि एनडीए वाले भी आज पोस्टर लेके खड़े हो गए थे, क्योंकि झारखंड में स्टूडेंट्स के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। तो एनडीए वालों ने भी कहा कि भई राहुल गांधी झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से मिलने क्यों नहीं जा रहे? हालाँकि प्रियंका गांधी ने जवाब भी दिया कि ऑलरेडी जो झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, वो राहुल गांधी से उनसे मिले हैं, और राहुल गांधी ने हालाँकि ट्वीट भी किया उनके हक में, और ये भी कहा। बड़ा भारी मामला है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर हेमंत सरकार की अलायंस पार्टनर भी है। तो उसके खिलाफ ये आज ये सदन में आज हंगामे देखने को मिले ही हैं। राहुल गांधी के झारखंड को लेकर भी मामला चला। और आज जो पार्टियां थी, खासकर इंडिया ब्लॉक था, वो कह रहा था गृह मंत्री चर्चा से मत की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत, इस किस्म के भी पोस्टर दिखे। तो बड़ा ये है कि दोनों ये दावे कर रहे हैं कि गृह मंत्री राहुल गांधी से भाग रहे हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ ये दावा किया जा रहा है कि वो गृह मंत्री से भाग रहे हैं। तो खैर हुँ। चंदा चोरी को लेकर भी हुआ, चंदा किसने लूटा है, ये सवाल लेकर भी आज लोग खड़े रहे। तो पार्लियामेंट की स्थिति रही, और आप कह सकते हैं कि जो सेशन है वो बड़ा गंभीर रहा है बीजेपी के लिए। सदन भी ढंग से नहीं चला पाए, और उनको बहुत सारे मामलों में अपोजिशन पार्टियों के स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है। जी। और उधर इससे आगे बढ़े तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को डिफेंड करती नजर आ रही हैं। देखिए, ये पूरा मामला आपको ध्यान हो कि ये मामला शुरू हुआ कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये साल 2010 के आसपास की बात है, और कॉमनवेल्थ गेम खत्म होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम खत्म होते ही सुरेश कलमाडी के ऊपर कॉमनवेल्थ में घोटाले के आरोप लगते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद 2011 में अन्ना का आंदोलन आता है, एंटी करप्शन मूवमेंट, कोयला घोटाला, ये कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, बहुत सारे ऐसे इशू उठाए जाते हैं, और उसमें आपको पता हो नरेंद्र मोदी उसको कैश भी करते हैं, घोटालों की सरकार, ये सब। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को मोहन मोहन सिंह, और पता नहीं क्या क्या कितनी घटिया घटिया शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दी गई है। आपको ध्यान हो कि जितने भी आरोप नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के ऊपर लगाते थे, उन सब मामलों में मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है, और वो मौके की हुकूमत की जो जांच एजेंसियां हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार में जो जांच एजेंसियां हैं, उनसे उनको क्लीन चिट मिली है। आपको हमको पता है कि बहुत सारी जो प्रोपेगेंडा था, वो एक एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का पीआर भी था, मनमोहन सिंह को बदनाम करने की भी कोशिश हुई। तो द इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना भी की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल, लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर सम्मान से याद करेगा। तो आपको पता है कि अगर किसी का स्वभाव शांत हो, सरल हो, वो ज़्यादा लंबी-लंबी लफ़्फ़ाज़ी ना करता हो, या फिर वो बड़े-बड़े झूठे जुमले ना छोड़ता हो,
तो उस आदमी को ऐसे कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तो मौन रहता है, चुप रहता है। अरे भाई उसके उनके स्वभाव में था कि वो बहुत ऐसे झूठे वायदे, झूठे लफाजियां नहीं करते थे। तो जी, खैर मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने जो ये लाइन लिखी है ये बहुत बहुत मारक लाइन है। और ये जो 56 इंच के पीआर के बिल्कुल आर पार जाने वाली लाइन है। मनमोहन सिंह शांत, सरल, लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर इतिहास उन्हें याद करेगा। तो ये बहुत पावरफुल लाइन है ये लिखी। और आपको और हमको पता है कि बीजेपी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ सुनियोजित और संगठित तौर पर एक कैंपेन चलाया। उसमें अफसरशाही से लेकर मीडिया, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी और बीजेपी आरएसएस के जो लोग थे वो जुड़े हुए थे। और उसमें उनको कितना बदनाम किया गया। फिर भी उनका आप आखिरी दम तक देखिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे साल में। उनके आपको पता है कि पत्रकार बड़ी बदतमीजी से भी उनसे सवाल पूछते थे। 24-24 सवाल वो एक-एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते थे। कभी 35 सवाल ले रहे हैं, कभी 30, कभी 24 सवाल। और हर सवाल का जवाब वो कितने पत्रकार के सवाल में एक बदतमीजी होती थी, लेकिन मनमोहन सिंह के जवाब आप याद करेंगे तो बहुत शालीनता से वो जवाब देते थे। और कितना भी बड़ा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रहा हो, आज मामला क्या है? सोनिया गांधी ने भी अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि उनके खिलाफ जितना भी कैंपेन था वो सब आज सिफर हो गया है। और मनमोहन सिंह हर मामले में बेदाग साबित साबित हुए हैं। पीएम मोदी इन दिनों अपने खिलाफ अपशब्द कहने वाले छात्रों को माफ कर रहे हैं। उन्हें मनमोहन सिंह के खिलाफ अपनी गरिमाहीन बयानबाजी के लिए खुद को माफ करना चाहिए। तो आपको पता ही है कि कितने घटिया बयान उनके खिलाफ दिए जाते थे, मनमोहन सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये बड़ा अंतर है। एक तो जुमलेबाज आदमी है, झूठा आदमी है, एक शांत और सरल लेकिन प्रभावशाली आदमी था। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी के बेटे की एक एक मानहानि याचिका जी, जी। एक एक मैं मनमोहन सिंह के बारे में ही एक बात कहना भूल गया। जी, मैं हरियाणा का चुनाव कवर कर रहा था, तो एक जी, बहुत बुजुर्ग ताऊ मुझे मिले। तो जी, वो ऐसे अपनी बातें बताने लग गए कि उन्होंने यहाँ दिल्ली की जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पर काम किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछने लग गया। तो मैंने पूछा कि आपकी क्या राय है? आपने मनमोहन सिंह को जी को भी देखा, नरेंद्र मोदी को भी देखा। उन्होंने कहा कि सरदार, एक ही लाइन में उन्होंने सारी बात का नवेड़ा कर दिया। उन्होंने कहा सरदार असरदार था। तो जी, वो एक एक लाइन मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती है कि सरदार असरदार था। जी। बिल्कुल। हम्म। अब हमारे उनके काम के साथ, उनके विचारों के साथ मतभेद हो सकते हैं, उनके कामों हाँ। से हम सहमत-असहमत हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क आ, पता चल जाता है आपको क्वालिटी बिल्कुल। बंदे की में। आप वैचारिक तौर पर आप उनके कामकाजों से आप मतभेद रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन कम से कम उनके ऊपर 2 या 3 आरोप नहीं लगाए जा सकते। एक तो वो बिल्कुल, स्वभाव के शालीन थे, तो उन्होंने जीवन में किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की और किसी के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरा, जिस हिसाब से उनको भ्रष्टाचारी दिखाया गया, मैं उनको कट्टर ईमानदार व्यक्ति मानता हूँ। आपको पता है कि उनकी जो बेटियाँ हैं वो आज भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हैं, अपना बिल्कुल एक आम महिला की तरह काम कर रही हैं। मैं कई मामलों में मैं उनकी बेटी की एक किताब लॉन्च में भी गया था, वो बहुत साधारण और बहुत सिंपल किताब का इवेंट था। मैं सोच रहा था कि एक प्रधानमंत्री की बेटी बिल्कुल एक जैसे आम शहरी की तरह वो रह रही थी। तो ईमानदारी के मामले में और शालीनता के मामले में, और मुझे लगता है कि जो बूम, इकोनॉमिक बूम उनके दौर में देखा भारत ने, उस मामले में तो उनका कोई सानी नहीं है। हुँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े वही ब नितिन गडकरी के बेटे की मानहानि याचिका पर द कारवां के पत्रिका को जवाब देने के लिए बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए नितिन गडकरी के बेटे हैं निखिल गडकरी। उन्होंने मानहानि मुकदमा डिफेमेशन केस फाइल किया था द जी। कैरवान मैगजीन के खिलाफ, एडिटर इन चीफ के खिलाफ। उसमें 10 करोड़ रुपए का ये मानहानि था। और उसमें ये कहा गया कि निखिल की कंपनी जो है बीफ के अलावा गोवंश के मांस से बने उत्पादों की बिक्री के बीच कथित वित्तीय संबंध कथित तौर पर उनके लेन देन का आरोप लगाया गया था। असियान एग्रो इंडस्ट्रीज और
नागपुर बीफ द बीफ कंपनी इन इन्वेस्ट इन गडकरीज जी, हाँ, गडकरीज बिजनेस एम्पायर, उस वो एक लेख लेख था। और उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। उसमें जवाब मांगा गया है और जवाब में देखते हैं कि क्या जवाब कैरवैन मैगजीन के पत्रकार देते हैं। हाँ, ये तो बहुत साफ है कि जो नितिन गडकरी के जो दोनों बेटे हैं वो कारोबारी तो हैं, और अलग-अलग उनके ऊपर पहले भी इस किस्म के आरोप लग चुके हैं कि उनकी वित्तीय लेन-देन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ रही हैं। जी, जी। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो उधर पूर्वांचल में भी एफसीआरए बिल को लेकर लगातार बढ़ती जा रही हैं आशंकाएं। नागालैंड के सीएम ने अमित शाह को पत्र लिखा है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है उसमें आपको पता है कि क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज है वो ठीक-ठाक है। आपको ध्यान हो कि अभी एफसीआरए बिल सरकार लेकर आई थी और 2026 का, उसमें आपको पता है कि बाहर से दुनिया के अलग-अलग देशों से, यानी कि आप कह सकते हैं फॉरेन फंडिंग को लेकर बहुत सारे उसमें कठिनाइयाँ डाली गई थी, ताकि आप बात करें तो मतलब जो बाहर से जो पैसा आता, चाहे मिशनरीज के लिए आए या फिर किसी काम दाम के लिए आए, यानी कि जो फॉरेन फंडिंग को लेकर जो बिल था वो काफी कठिन है। उसको लेकर जो ऐसे सूबे जिनमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी ठीक ठाक है वो थोड़े शंका में है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी मिशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी उनके लिए ठीक ठाक बाहर से पैसा आता है। तो नॉर्थ ईस्ट के दो जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले भी अमित शाह को इसके लिए लेटर लिख चुके थे। उसमें आपको पता है कि मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ये बात उठा चुके थे। अब नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये बात उठाई है। आपको मैं बताऊं तो नागालैंड की जो ईसाई आबादी है वो तकरीबन 88% के आसपास है। मेघालय की ईसाई आबादी 74% है। मिजोरम में 87% ईसाई हैं। तो तीनों सूबों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लिख चुके हैं। तो ये जो ये माइनॉरिटीज की इतनी बड़ी जो संख्या है, तो उनको यही लग रहा है कि भाई हमें 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 तो क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू पैसा आता है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, और वो गरीब इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, आपको भी पता है। वहाँ विदाउट फंडिंग बहुत सारे शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम नहीं चल सकता। तो वो चिंतित हैं, और जिस हिसाब से ये एफसीआरए लेके आया गया, देखते हैं कि अमित शाह का क्या जवाब आता है। ये पूरा फॉरेन फंडिंग वाला जो प्रोपेगेंडा है, आपको ध्यान हो कि किसान आंदोलन के टाइम पे शुरू किया था इन्होंने, विदेशों से पैसा आ रहा है, देश को डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा, ये है। उस समय भी हालांकि किसान आंदोलन के दौरान तो बहुत सारे जवाब भी दिए गए कि किसानों ने कहा भी हमारे बेटे हैं वो कनाडा में, अमेरिका में काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, अगर वो हमें पैसे भेज भी रहे हैं तो इसको फॉरेन फंडिंग कैसे कह सकते हो? हमारा खुद का खून है वो, तो आप अगर उसका बाप यहाँ सड़क पर बैठा तो पैसे भेजेगा ही। तो खैर बिल्कुल। उसके बाद ही ये सब चीजें हो रही हैं, और आंदोलन कोई भी चलता है तो उसको विदेशी ताकतों का हाथ है, फंडिंग फॉरेन फंडिंग है, विदेशों से पैसा आ रहा है, ये सब किया जाता है। अब देखते हैं कि अमित शाह के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है इन पत्रों का। जी। हालांकि जवाब अग देंगे नहीं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जवाब जहाँ देने की उनकी ड्यूटी है, वहाँ नहीं देते, तो ऐसे पत्रों का क्या जवाब देंगे? महाराष्ट्र में छात्रों ने पत्रकारिता की और लाजवाब उसका असर भी दिखा। हाँ, 2 छोटी-छोटी लड़कियाँ थीं, और उन्होंने अपने जो छाता होता है बारिश का, उससे जी, उसको माइक बना के एक टूटी हुई सड़क जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे और उसमें गड्ढों में पानी भरा हुआ था, तो एक-दूसरे से सवाल-जवाब किए, और उसकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो ख़ैर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रहा। जो स्थानीय विधायक है उसके ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उसको सड़क के गड्ढे भरवाने पड़े हैं। और ये महाराष्ट्र का मामला है। बड़ा मुंबई से जो ये रायगढ़ का इलाका है, तकरीबन 160-170 किलोमीटर पड़ता है। एक स्टूडेंट का नाम नेहा है, और दूसरी का एक दो दूसरी स्टूडेंट से बात करिए, और तीसरी जो स्टूडेंट है वो कैमरे के पीछे एक कैमरामैन बनी हुई है, एक एंकर जी, बनी हुई है, एक बताने वाली बनी हुई है। तो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मराठी में ये बातचीत है, अपनी मातृभाषा में ये बातचीत है, तो काफ़ी मैंने वो वीडियो देखा तो काफ़ी सुंदर था। मुझे लगा ये बात बतानी चाहिए कि जो जी, काम हम पत्रकार, बड़े-बड़े डिग्रियों वाले पत्रकार नहीं कर पाते, बहुत सरल तरीके से स्कूल जाने वाली 3 छात्राओं ने कर दिया। जी। चढ़ावा चोरी करने के मामले में फँसने के बावजूद भी राम मंदिर में चंपत राय एक बार दोबारा से महासचिव की रेस में हैं।
देखिए आपको पता है कि राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर कितना बड़ा इशू रहा। एक बार इस्तीफा भी दे दिया चंपत राय ने। दोबारा वो जी, संत समाज से मिल रहे हैं, हर एक संत को राजी कर रहे हैं कि मेरा सपोर्ट करें। और मुझे लगता है कि आरएसएस ने भी उनको क्लीन चिट दे दिया, विश्व हिंदू परिषद ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। तो दोबारा उन्हीं को इस ट्रस्ट पे काबिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक है। नृपेंद्र मिश्र हो गए, चंपत राय हो गए। मैं पहला भी कह चुका हूँ, इन 2 लोगों को तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करवा लो। हाँ, अगर सरकार ही बदल जाए, वो कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो क्या पता बड़े-बड़े मगरमच्छ इस केस में अंदर जेल में से चले जाएँ, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जी। और उधर अगर बात करें अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे की, उन्होंने अपना पहला कैंडिडेट 2027 की इलेक्शन के लिए अनाउंस भी कर दिया है। हाँ, आपको बता दें कि जो सतवंत सिंह है वो चुनाव लड़ेंगे। आपको ध्यान हो कि सतवंत सिंह केहर सिंह के बेटे हैं। और उनको बस्सी पठाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केहर सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी और उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। सतवंत सिंह की उम्मीदवारी की जो घोषणा है वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो तरसेम सिंह हैं, सरदार तरसेम सिंह, उन्होंने की है। सरदार तरसेम सिंह आपको पता है कि जेल में बंद अमृतपाल सिंह के पिताजी हैं। तो जी, खैर सरदार तरसेम तरसेम सिंह ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की है। आपको बता दें कि हाँ, इससे पहले भी मतलब बहुत सारे ऐसी केस आए हैं जिनमें जो अ, इंदिरा गांधी हत्याकांड से जुड़े हुए जो नाम थे, उनके परिवारों के लोगों ने चुनाव लड़े हैं। इवन बेअंत सिंह की बेटी अमृत कौर ने 2027 में पंजाब विधानसभा की बस्सी पठाना से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तो खैर देखते हैं कि क्या मामला है। अमृत कौर मलोया उनका नाम है। वो मौके पे जो सांसद हैं उनकी उनकी बहन है। देखते हैं कि क्या मामला रहता है। जी। लेकिन हाँ, अभी तक तो उन्होंने उसको मामले को व्यक्तिगत बताते हुए ये कहा है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उनको चुनाव लड़ना भी है तो वारिस पंजाब दे संगठन से बात कर सकते हैं। खैर उनका एक अपना व्यक्तिगत फैसला है, वो देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।